नमस्कार साथियों, आज हम अग्रज कॉमिक्स का पार्ट 2 एक्सप्लेन करेंगे। तिलिस्म घाती, तुझसे तेरा तिलिस्म घाती चाहता है तालिस्मान। तिलिस्म घाती तो यह वह यंत्र है जिसे किसी खास तिलिस्म की चाबी होती है। हर तिलिस्म रचने वाला उस तिलिस्म की एक यानी कार्ड तिलिस्म घाती बनाकर जरूर रखता है, ताकि जरूरत पड़ने पर वह खुद आराम से तिलिस्म में घुस सके। इस वक्त दुनिया में मेरे सिर्फ एक तिलिस्म मौजूद है जिसमें रखी वस्तु तालिस्मान को चाहिए, पर क्यों? सोच मत बुड्ढे, तालिस्म घाती दे दे और अपनी ज़िंदगी को कुछ सालों के लिए बढ़ा ले। तिलिस्म राज तालिस्मान में भी मेरी तिलिस्म तोड़ने की क्षमता नहीं है, फिर तू मेरा तिलिस्म क्या खाकर तोड़ेगा? मत भूल वेदाचार्य की वह तिलिस्म तूने अपने पुराने दिनों में बनाया था। अब तेरे पास वैसी तिलिस्म बनाने लायक शक्ति नहीं है। तेरे ये घटिया तिलिस्म मुझे रोक नहीं पाएंगे। तू बूढ़ा हो गया है वेदाचार्य, अब तो तू तालिस्मान के तो क्या सूचक के तिलिस्म वार भी झेल नहीं सकता। वेदों के चरण छूकर आशीर्वाद लिए जाते हैं सूचक, उन पर वार नहीं किया जाता। वार करने का शौक तू मुझ पर पूरा कर ले। फेसलेस पर फेसलेस सुना तो था कि वेदाचार्य का एक सेवक भी है, और यह भी सुना था कि उसकी ताकत उसकी पोशाक में है जिस पर तंत्रवार असर नहीं करता। अब देख भी लिया ना? देखा, लेकिन तू यह भूल गया कि मैं तांत्रिक के साथ तिलिस्म में वार भी करता हूँ, और ये गोले मुझे चारों तरफ से घेर रहे हैं। इसके अंदर से गर्म गैस भी लहरें निकल रही है, मुझे लपेट रही है, और गर्म हवा के साथ साथ मेरा शरीर भी ऊपर उठ रहा है। फेसलेस को कोई भी जवाबी वार करने का मौका नहीं मिला, और गर्म वायु एकाएक ठंडी होने शुरू हो गई। नतीजा सामने था। फेसलेस अपने होशो हवास कायम नहीं रख पाया। घर के अंदर एकाएक बड़ी शांति हो गई है। नागवाला, दादाजी तो पहले ही चुप थे, अब दीदी भी चुप हो गई है। अभी कोई आवाज़ आई थी, खतरे के अलार्म जैसी। कोई नहीं, गड़बड़ तो नहीं है, चलकर देखना चाहिए। हाँ चलो। मुसीबत बाहर थी। ला बुड्ढे, बता कहाँ है तेरा तिलिस्म घाती? तुझे मेरी जान मिल सकती है, लेकिन मेरा तिलिस्म घाती कभी नहीं मिलेगा। तूने अपनी मुट्ठी में क्या पकड़ रखा है? फौलादी पकड़ वाले वेदाचार्य तक को उस दबाव ने मुट्ठी खोलने पर बाध्य कर दिया। यही तो है तिलिस्म घाती। तू इसको पहले ही लिए घूम रहा है। शायद तू खुद तिलिस्म घूम कर आना चाहता था। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ से घूम कर वापस नहीं आ पाएगा कीड़े, क्योंकि नरक से लौट कर आज तक कोई भी वापस नहीं आया। नागराज, नागराज तू मारा गया सूचक। नागराज आ गया है नागवाला, चलो चुपके से उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। नागू, अभी तो वह वैसे भी काफ़ी गुस्से में है, मौके का इंतजार करो। नागराज वेदाचार्य को घायल अवस्था में देखकर अपना आपा खो बैठा था। तुझसे सवाल बाद में पूछूंगा, पहले तो तुझे इतना पीटूंगा कि तू जीभ के अलग और कोई अंग हिलाने के काबिल ना रहेगा। अपना काम तो मैं करके ही जाऊंगा नागराज, तू मुझे रोक नहीं सकता। यह मामूली नहीं तिलिस्मी बाउंडर है नागराज, इसका बाउंडर रूपी पैर मुझे अपने घेरे में ले रहा है। इसके अंदर ऐसे कई हथियार छुपे हुए हैं जो तेरी बोटी बोटी कर देंगे, और इसके अंदर से निकल पाना असंभव है। ये तेज धार वाले हथियार मेरे शरीर पर जगह जगह घाव लगा रहे हैं, और तीव्र गति से घूमने कारण मैं इच्छाधारी कणों में बदलने के लिए दिमाग को केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ। नागराज की मदद करो नागू। नहीं नागवाला, नागराज को यह पसंद नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो उसके शरीर में शीत नाग कुमार और सोडांगी जैसे सर्प मौजूद है। सूचक ने वेदाचार्य के हाथ से कुछ उठाया। मुझे इसको रोकना होगा, लेकिन कैसे? मैं तो तिलिस्म बाउंडर तक को रोक नहीं पा रहा हूँ। इसको सिर्फ सूचक ही रोक सकता है, और वही रोकेगा इसको। नाग रस्सी ने लपक कर सूचक के हाथ पर शिकंजा कस लिया, और सूचक भी नागराज के साथ साथ उसे अपने बाउंडर में घूमने लगा। मेरे हथियार मेरे ही शरीर काट रहे, मुझे इस तिलिस्म बाउंडर को रोकना होगा। बाउंडर के रुकते ही नागराज सूचक पर हावी हो गया। जो मैं चाहता था वह मुझे मिल गया है नागराज, अब मैं तुझे लड़ने में अपना समय व्यर्थ नहीं करूँगा। इसको रोको नागराज, जाने मत देना इसको, ये कहीं नहीं जा सकता। छोड़ मेरा हाथ नागराज, छोड़ दे। इस पकड़ से तू छूट नहीं सकता। मैं तुझको इस तिलिस्म द्वार पर खींच कर ही रहूँगा। ऐसा नहीं होगा, तालिस्मान के आदेश का पालन होकर ही रहेगा नागराज। इसने अपने हाथ ही काट डाला। सूचक द्वार में गायब हो रहा है, मैं भी इसके पीछे जाऊँगा। ये मुझे द्वार में घुसने से रोक रहा है। भाग गया सूचक, मैं उसको रोकने में असफल रहा। यह तो अनर्थ हो गया नागराज, घोर अनर्थ। मैंने तिलिस्म घाती को गुप्त द्वार से निकालना ही क्यों? सब मेरी गलती है। तिलिस्म घाती गुप्त द्वार, आप क्या कह रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। दादाजी आप ठीक तो हैं ना? हाँ मैं ठीक हूँ भारती, लेकिन अब इस राज को राज रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे सच्चाई बतानी पड़ेगी, वरना यह दुनिया एक शमशान में बदल जाएगी। सच्चाई? ऐसी कौन सी सच्चाई है जो मुझे भी नहीं पता दादाजी? तुम्हारा भाई, तुम्हारा जुड़वा भाई अग्रज। मेरा जुड़वा भाई भी है नहीं था यानी अब वह इस दुनिया में नहीं है। सिर्फ उसका शरीर है इस सारी मुसीबत की जड़। ज़रा विस्तार से बताइए दादाजी, तो शायद मैं कुछ भी समझ सकूं। आजा नागवाला, यही मौका। नागराज बातों में मशगूल है, चलो। नागवाला तो नागराज के शरीर में प्रवेश कर गई, लेकिन मैं क्यों नहीं घुस पा रहा हूँ?
मणि सहित मैं नागराज के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। अब मुझे मणि को छुपा कर वापिस आना होगा। नागराज वेदाचार्य की बातें सुनने में लीन था। 50 साल पुरानी बात है। नागराज तक्षक राज यानी तुम्हारे पिता का राज्य छिन्न भिन्न हो चुका था। नागपाशा कहीं गायब हो चुका था और मैं भी नगर से दूर एक वीरान स्थान पर अपने पुत्र शिलादित्य के साथ दिन काट रहा था। वहां पर एक दिन मुझसे एक व्यक्ति मिलने आया। तंत्रा, अब तू यहाँ क्या करने आया है? नागपाशा को तंत्र विद्या सिखाकर और तक्षक नगर को तबाह करके तेरा दिल अभी नहीं भरा जो यहाँ पर भी अपनी दुष्टता फैलाने चला गया है? बीती बातों को भूल जाओ वेदाचार्य, जमाना बदल गया है। अब तो विज्ञान का युग है। तंत्र और तिलिस्म को भूला कौन पछताता है? मैं तो खुद अपने किए पर पछता रहा हूँ कि नागपाशा को मैंने तंत्र क्यों सिखाया। उस शक्ति के बल पर तक्षक नगर को उजाड़ दिया उसने। बड़ी मुश्किल से तुम्हारा पता लगा कर आया हूँ ताकि तक्षक राज से न सही तुमसे तो माफ़ी मांग सकूँ। तुम्हारा कार्य माफ़ी करने योग्य नहीं है तंत्रा। फिर भी अगर तुम सच्चा पश्चाताप करना चाहते तो ईश्वर तुमको स्वयं माफ़ कर देगा। ऐसे नहीं मित्र, ईश्वर पर बात मत टालो। मैं अपनी पुत्री चंद्रकला को तुम्हारी छत्र छाया में देना चाहता हूँ। उसको अपनी बहू बना लो। शिलादित्य से उसका विवाह कर दो। हो, मैं इसकी चाल समझ रहा हूँ। यह वृद्ध हो रहा है, इसकी तंत्र शक्ति क्षीण हो रही है, इसलिए यह शिलादित्य को दामाद बनाकर उस तिलिस्मी क्षमता का प्रयोग करना चाहता है जो मैंने शिलादित्य को सिखाई है। मैं शिलादित्य को इसके जाल में फंसने नहीं दूंगा। किस सोच में पड़ गए हो मित्र? मेरी पुत्री अत्यंत सुंदर और गृह कार्यों में निपुण है। उससे अच्छी कन्या तुमको भला कहाँ मिलेगी? मैं अपने पुत्र का विवाह किसी कुरूप और अपंग लड़की के साथ कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी पुत्री को अपनी बहू कभी नहीं बनाऊंगा। तुम मेरी और मेरी पुत्री का अपमान कर रहे हो वेदाचार्य। अपनी पुत्री का अपमान तो तुम खुद कर रहे हो। उसकी अपनी घिनौनी योजनाओं का मोहरा बना रहे हो। मैं इस अपमान का बदला लेकर रहूँगा वेदाचार्य। मेरी बेटी तुम्हारे घर की ही बहू बनेगी, जरूर बनेगी। ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन होने पर किसका वश चल पाया है? शिलादित्य हम दोनों की बातें सुन रहा था और अधिकतर जवान संतानों की तरह उसे भी अपने पिता के कार्य को गलत समझा। पिताजी मेरा विवाह किसी सुंदर कन्या के बजाय कुरूप और अपंग से करना चाहते हैं। शायद वे मुझे अपनी इच्छा से चलाना चाहते हैं। तंत्रा वह इलाका छोड़कर नहीं गया। उसे तो बस मौके की तलाश थी और वह मौका उसे मिल गया। चंद्रकला सचमुच अत्यंत सुंदर थी। एक दिन जानबूझकर उसी रास्ते पर आ खड़ी हुई जिससे शिलादित्य गुजर रहा था। शिलादित्य की एक नज़र में उसे मोहित हो गया। तुम कौन हो सुंदरी? और इस वीराने में क्या कर रही हो? मैं पास में ही रहती हूँ। मैं चंद्रकला हूँ, तांत्रिक तंत्रा की पुत्री। यह जानने के बावजूद भी वह तांत्रिक की पुत्री है। शिलादित्य ने उसे चोरी छिपे मिलना जारी रखा। चंद्रकला के रूप ने उसे अंधा कर दिया था। मुझे तो इस बात का आभास तब हुआ जब एक दिन तंत्रा उन दोनों के साथ मेरे सामने खड़ा हुआ। शिलादित्य और चंद्रकला दूल्हे एवं दुल्हन के रूप में थे। नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दो विदाचार्य, ये तुम्हारा बेटा बहू है। होश में आओ पुत्र। तंत्रा और उसकी पुत्री तुमको नहीं तुम्हारे तिलिस्मी ज्ञान को चाहते हैं। तोड़ दो इस यह विवाह। नहीं पिताजी, आपको भ्रम हो रहा है। चंद्रकला तो मुझसे बेहद प्यार करती है। जो होना था हो चुका है वेदाचार्य, अब गुस्सा थूक दो और बहू का स्वागत करो। नहीं, चंद्रकला को मैं बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगा। शिलादित्य इस घर में तभी आ सकता है जब वह अकेला आएगा। मैंने शिलादित्य को यह सोचकर घर से निकला था कि वह इस बात को गंभीरता से, लेकिन उसका असर उल्टा हुआ। शिलादित्य तंत्रा के घर में रहने चला गया, लेकिन सच्चाई को सामने आते ही देर नहीं लगी। जल्दी ही घर में झगड़े होने लगे। चंद्रकला और तंत्रा शिलादित्य पर तिलिस्म राज जानने के लिए दबाव डालने लगे। शिलादित्य ने उनको कुछ नहीं बताया, लेकिन तंत्रा के घर में रहता रहा और इस आस में कि शायद एक दिन चंद्रकला सुधर जाए। परंतु वह दिन आने से पहले ही चंद्रकला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक पुत्र एक पुत्री। पुत्र 1 साल पहले पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम अग्रज रखा। पुत्री का नामकरण होने से पहले ही शिलादित्य ने सब्र का बांध टूट गया। तिलिस्मी राज न बताने की स्थिति में चंद्रकला उसको बच्चों सहित छोड़कर जाने की धमकी देने लगी और फिर बच्चों को जन्म के 1 सप्ताह बाद एक रात को। कौन है? पिताजी। शिलादित्य, तुम घायल कैसे हो गए? पुत्र, और ये बच्चा? ये मेरी पुत्री है पिताजी, सिर्फ इसी को ला पाया हूँ। अभी तंत्रा के घर का माल बच्चों के लिए उचित नहीं है। आराम से बैठो और मुझे सारी बात बताओ। वक्त नहीं है पिताजी, मुझे अपने पुत्र को लेने वापस तंत्रा के पास जाना होगा। वह बहुत खतरनाक है शिलादित्य, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं पिताजी, आप इस बच्ची को रखवाली कीजिए, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं अभी वापस आता हूँ। रुको शिलादित्य, बात तो सुनो। लेकिन शिलादित्य रुका नहीं। बच्चों को साथ लेकर या छोड़कर मैं उसके पीछे नहीं जा सकता था, सिर्फ उसके वापस आने का इंतजार कर सकता था। लेकिन 2 दिन बीत गए, शिलादित्य वापस नहीं आया, तो मैं उसकी खोज खबर लेने के लिए तंत्रा के घर जा पहुंचा। बच्ची को मैं एक तिलिस्म में सुरक्षित रख गया था। तंत्रा से मुझे पता चला कि शिलादित्य वहां आया जरूर था, लेकिन पुत्र अग्रज को ले जाने में असफल होने का वहां से चला गया। वह मुझसे शर्मिंदा था, इसलिए उस समय रहते मेरी बात क्यों नहीं मानी। यानी मेरे पिता भी जीवित है? हाँ, मेरा ज्योतिष ज्ञान तो यही कहता है कि शिलादित्य भी जीवित है।
हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं शिलादित्य की तलाश में तंत्रा के घर जा पहुंचा था। अग्रज की तरफ कभी नज़र भी मत उठाना वेदाचार्य, बच्चों पर पहला हक उसकी माँ का होता है और अब तो इसका बाप भी भाग गया है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी पोती को भी तुमसे छीन सकता हूँ, लेकिन लड़की को पालने पोसने में न मुझे कोई दिलचस्पी है और न ही चंद्रकला को। इससे पहले कि मैं तुझसे बच्ची भी छीन लूँ, भाग जाओ यहाँ से वेदाचार्य। कानून के अनुसार तंत्रा जो कह रहा था वह कर भी सकता था, लेकिन शिलादित्य बच्ची की जिम्मेवारी मुझे सौंप कर गया था। मुझे कम से कम एक संतान को तंत्रा से बचाना ही था। इसीलिए मैं पोते का मोह छोड़कर वहाँ से दूर शहर में आकर बस गया। जीवन यापन के लिए मेरे पास पर्याप्त धन था। 5 साल की होते ही मैंने बच्ची यानी भारती को एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। शिलादित्य का कोई पता नहीं चला। उसकी तलाश में मैं जगह जगह भटका, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। उसके गम में मैं रो रो कर अपनी आँख चली गई। दिन गुजरते गए, भारती और अग्रज बड़े होते गए। अग्रज का हाल चाल मुझे इस इलाके में रहने वाले दूसरे परिचितों से मिलता रहा। पता चला कि तंत्रा उसको तंत्र विद्या सिखा रहा था। वह अपना सारा ज्ञान अग्रज के दिमाग में भर रहा था और दूसरा तंत्रा बना रहा था। मैं समझता था कि तंत्र तिलिस्मी राज न पाने का गुस्सा अग्रज को तांत्रिक बनाकर निकाल रहा था, लेकिन यह मेरी भूल थी। तंत्रा का मकसद कुछ और ही था। 19 साल बाद की वह रात एक तूफानी रात थी। जिस रात मैंने दरवाजे पर चंद्रकला मुझे ढूंढते हुए पहुंची। चंद्रकला, तुम्हें क्या हुआ? किसने तुम्हारी हालत की? उसी दुष्ट ने ससुर जी, मेरे अपने बाप तंत्रा ने। वह अग्रज के शरीर को अपना शरीर बनाना चाहता है। अग्रज की आत्मा को निकालकर उसमें प्रवेश करना चाहता है। उसे बचा लीजिए मेरे लाल को दुष्ट से। कब करेगा वह पापी ये तांत्रिक क्रिया? अमावस की रात को चंद्रकला ने मेरी बाहों में अपना दम तोड़ा। अमावस की रात अगली ही रात थी। समय बहुत कम था। चंद्रकला के क्रियाकर्म के पश्चात मैं तुरंत तंत्रा के घर की तरफ रवाना हो गया। अग्रज के मरने की चिंता मुझे नहीं थी, क्योंकि उसके जन्म पत्री में मैं ये जान चुका था कि उसकी मृत्यु 24 वर्ष में होनी थी, 18 वर्ष में नहीं। लेकिन उसको कोई और नुकसान की चिंता मुझे खाई जा रही थी। तंत्रा के घर तक मैं अमावस की रात को पहुंच चुका था, लेकिन फिर भी मुझे देर हो चुकी थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। अग्रज मर नहीं सकता। वेदाचार्य, तू कहाँ से आ गया? तू जरा सी भी देर से आया है। तेरा पोता मरा नहीं है, क्योंकि अभी इसकी मृत्यु योग नहीं था, लेकिन मैंने इसकी आत्मा और इसके शरीर को अलग कर दिया है। तांत्रिक क्रियाएं पूरी हो चुकी है। अब अग्रज की आत्मा इस शरीर में कभी नहीं घुस सकती। अगर इस शरीर में अग्रज की आत्मा नहीं जा सकती तो तेरी आत्मा भी कभी नहीं जाएगी। तंत्रा अंधा हो गया, लेकिन फिर भी तेरे तेवर नहीं बदले। अभी मैं तेरी आत्मा को भी तेरे शरीर से बाहर निकाल देता हूँ। भीषण युद्ध था वह। तंत्रा की तांत्रिक शक्तियाँ अमावस के कारण अपनी चरम पर थी और अग्रज के कारण अबल क्रोध में मेरी तिलिस्मी शक्तियों में भी पैनी धार पैदा कर दी थी। लड़ते लड़ते सुबह हो गई, फिर रात हो गई। आखिरकार तंत्रा को अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी, लेकिन जाते जाते वह मुझे चेतावनी भी देता गया। मैंने आधा काम कर लिया वेदाचार्य, अग्रज के शरीर को उसकी आत्मा से अलग करके। अब मुझे इसके शरीर में घुसकर फिर से युवावस्था प्राप्त करनी है। इस शरीर को न तो तू नष्ट कर सकता है और न ही ज़्यादा दिनों तक तंत्रा से छिपा कर रख सकता है। बहुत देखे हैं मैंने तेरे जैसे तांत्रिक। तंत्रा, इस शरीर को मैं एक ऐसे तिलिस्म में रखूँगा जहाँ पर तेरा साया तक न फटक पाए। वेदाचार्य का तिलिस्म अगर कोई तोड़ सकता, सिर्फ एक प्राणी, तिलिस्मराज, तिलिस्मान, और कोई नहीं। मैंने एक जटिल तिलिस्म का निर्माण करके अग्रज की आत्मा इन शरीर को उसमें रख दिया और फिर मैं न जाने कहाँ कहाँ भटका, किसी ऐसे शख्स की तलाश में जो अग्रज के शरीर में उसकी आत्मा को वापस प्रवेश करा सके, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला। अग्रज की आत्मा मुझसे मुलाकात करने आती रहती थी और इसी दौरान उसको अपनी बहन भारती के बारे में पता चला। चंद्रकला और तंत्रा ने अग्रज से यह बात हमेशा छिपाई थी कि उसकी कोई बहन भी है, इसलिए बहन के बारे में जानकर वह व्याकुल हो उठा। लेकिन मैंने भारती को तंत्रा के घर के माहौल से दूर रखने की ठान ली थी। इसीलिए मैंने भारती को न कभी उसकी माँ के बारे में बताया और न उसके भाई के बारे में। मैं यह नहीं चाहता था कि भारती अपने नाना के हाथों हुई माँ और भाई के दुखद अंत के बारे में जाने, इसलिए मैंने अग्रज की आत्मा को हमेशा भारती से दूर रखा। तंत्रा ने 1-2 बार तलिस्म तोड़ने की चेष्टा की, लेकिन वह असफल रहा और वह तालिस्मान को लेकर आया है, क्योंकि अब वह भी जान गया कि अग्रज की प्राकृतिक मृत्यु का समय आ गया है। उसके बाद तांत्रिक शक्ति से सुरक्षित रखा गया शरीर गलना शुरू हो जाएगा। मैंने भी अपने तिलिस्म को तोड़कर तिलिस्म घाती को इसलिए निकाला था ताकि मैं अग्रज के शव को तिलिस्म से बाहर लाकर उसका उचित क्रियाक्रम कर सकूं और उसकी भटकती आत्मा को मुक्ति दे सकूं। लेकिन संयोगवश इसी समय तालिस्मान का भी हमला हो गया और तिलिस्म घाती जाता रहा। अब तंत्रा ने अगर अग्रज की मृत्यु से पहले उसके शरीर में प्रवेश पा लिया तो वह कहर मचा देगा, क्योंकि अभी इस ब्रह्मांड की सारी अतृप्त आत्माओं को अग्रज ने अपने वश में करके शांत रखा हुआ है। अग्रज के शरीर के साथ साथ तंत्रा उन पर भी कब्जा पा लेगा और तंत्र शक्ति और आत्माओं के बल पर पूरी सृष्टि पर आहत डालेगा। उसको रोकने का कोई उपाय तो होगा दादाजी? सिर्फ 2 उपाय हैं। एक तो अग्रज की आत्मा को तंत्रा से पहले ही उसके शरीर में प्रवेश करा दिया जाए
और दूसरा यह कि तंत्रा के हाथों अग्रज का शरीर पड़ने से पहले ही हम उसको पालें। और दोनों ही उपाय असंभव है। पहले उपाय की कोशिश में मैं हर प्रयत्न पहले ही कर चुका हूँ और दूसरा उपाय हो ही नहीं सकता क्योंकि तिलिस्म घाती दुश्मन के पास है, हमारे पास नहीं। एक रास्ता है दादाजी, मैं जाऊँगा उस तिलिस्म में और तिलिस्म तोड़कर अग्रज का शव आपके पास लेकर आऊँगा। ये क्या कह रहे हो नागराज? उस तिलिस्म को तो शायद मैं खुद भी नहीं तोड़ सकता। वैसे भी जब तक तुम तिलिस्म का पहला चरण पार करोगे तब तक तंत्रा तिलिस्म घाती के जरिए अग्रज के शरीर तक पहुंच चुका होगा। यानी मुझे तिलिस्म को तोड़ते हुए उससे पहले अग्रज तक पहुंचना होगा। मैं यह काम कर लूँगा दादाजी, आप तो बस मुझे तिलिस्म के बारे में बताइए। फेसलेस को नागराज के साथ भेज दीजिए दादाजी। नहीं भारती, खतरा गंभीर है। मुझे यहाँ की सुरक्षा के लिए भी कोई चाहिए क्योंकि फ़िलहाल मैं यहाँ की सुरक्षा नहीं कर सकता। तिलिस्म घाती को विस्तार पूर्वक समझा पाना असंभव नागराज को कि न तो मुझे सारी बातें याद है और न ही उसको बताने का समय है। मेरे हालात भी ऐसे नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ ध्यान से सुनो नागराज। उस तिलिस्म में घुसने के 2 द्वार है। जो द्वार तंत्रा जानता है वहाँ से अग्रज के शरीर का रास्ता लंबा है। दूसरे दरवाजे जाने वाला रास्ता छोटा है, लेकिन वह छोटा रास्ता अत्यंत जटिल और खतरनाक तिलिस्मों से भरा हुआ है। तुम मेरा बनाया हुआ तिलिस्म तोड़ चुके, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा यह तिलिस्म भी तोड़ सकोगे। पर ध्यान रहे, यह वह तिलिस्म है जिसको तिलिस्म तालिस्मान भी भेद नहीं पाया है, जबकि उसके अंदर किसी भी तिलिस्म का प्रतिरोध तिलिस्म रचने की क्षमता है। सावधान रहना। तिलिस्म के छोटे द्वार की स्थिति मैं तुमको बताता हूँ, सुनो। स्थिति बताने के बाद नागराज एक पल भी वह वहाँ नहीं रुका। नागू मणि छिपाने में व्यस्त था और फिर वापस आ गई। हर कोने में कोई ना कोई तिलिस्म है, मणि छिपाने की कोई जगह ही नहीं मिल रही। अरे नागराज तो फिर कहीं जा रहा है, यानी मुझे उसके पीछे जाना होगा। मणि छिपाना कैंसिल, वैसे भी इस घर में मणि छिपाने लायक जगह है भी नहीं। नागराज ने योजना को थोड़ा सा बदल दिया था। तिलिस्म घाती इस वक्त तालिस्मान और तंत्रा के पास है। वे भी जरूर तिलिस्म के पास ही होंगे। क्यों न तिलिस्म तोड़ने की कोशिश करने से पहले उनको तिलिस्म घाती हासिल करने की कोशिश की जाए। हाँ, यही करना ठीक होगा। तंत्रा और तालिस्मान अभी तिलिस्म में प्रवेश नहीं कर सके थे। तुमको जगाकर मैंने शायद भूल की है तालिस्मान, क्योंकि न तो तुम वेदाचार्य तिलिस्म तोड़ने की कोशिश की और न ही तिलिस्म के द्वार पर जमे इस मिट्टी के पहाड़ को हटा पा रहे हो। वेदाचार्य के तिलिस्म को मामूली मत समझो तंत्रा। हालांकि अब मेरे पास इस तिलिस्म की तालिस्मान घाती है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तिलिस्मी शक्ति को सिर्फ इसलिए बचाकर रखना चाहता हूँ ताकि मैं इस तिलिस्म को हर हाल में पार कर सकूँ। फिर भी अगर तुझ में सब्र नहीं है तो ले, ये मिट्टी का पहाड़ गया, अब सामने आ गया है तिलिस्म का द्वार। अब जा इसमें प्रवेश कर तालिस्मान। मैं जो तेरे साथ नहीं जा सकता क्योंकि तिलिस्म घाती एक ही आदमी जाग सकता है, और जैसे जैसे तेरे सामने का तिलिस्म हटेगा वैसे वैसे पीछे का तिलिस्म फिर बनता जाएगा। फिर पीछे से प्रवेश कर पाना असंभव है। तू जा, मैं यहाँ पर तेरा इंतजार करूँगा। इसके अंदर न तो तू जा पाएगा तंत्रा और न ही तालिस्मान, क्योंकि तालिस्म घाती मैं ले जाऊँगा। नागराज, मुझसे गलती हो गई। तुझको उस पुरानी फैक्ट्री में ही ख़त्म कर देना चाहिए था, लेकिन जो अपनी गलतियों से सीख ले वही इंसान है। मैं भी तुझे जिंदा छोड़ने की गलती दोबारा नहीं करूँगा। यही तो तेरी गलती है कि तू अपने आप को इंसान समझ रहा है तंत्रा, जबकि तू तो शैतान का भी बाप है बुड्ढे। विष पुकार तालिस्मान, रोको इसको, छीनो इससे तालिस्म घाती। तालिस्मान के रहते तालिस्म घाती कहीं नहीं जा सकता। सोच ले नागराज, जान देगा या तालिस्म घाती। इसकी मुट्ठी तो विशाल का गुस्से का रूप ले रही है और अब ये मेरी चटनी बनाने की मशीन की तरह गुस्से बरसा रहा है। शायद मेरी विष पुकार कुछ काम कर जाए। गुड, मेरी विष पुकार इसको भी विचलित कर रही है। विष पुकार को और तीव्र करता हूँ, लेकिन नागराज को विष पुकार तीव्र करने का मौका ही नहीं मिला। इसने तो विष पुकार बंद करने के साथ साथ मुझे भी शिकंजे में कस लिया। इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करता हूँ। नागराज तो इच्छाधारी कणों में बदलकर आज़ाद हो गया, लेकिन अरे तिलिस्म घाती मेरे साथ इच्छाधारी कणों में नहीं बदल पाया है। मेरे हाथ से छूट कर नीचे गिर गया है। जब तक नागराज सामान्य रूप में वापस आता, तिलिस्म घाती को उठा पाता। अब तिलिस्म घाती मेरे पास है। योजना थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी तालिस्मान। तुम नागराज को रोको और मैं तिलिस्म में घुसता हूँ। नागराज के देखते देखते ही तंत्रा तिलिस्म में प्रवेश कर चुका था और नागराज के सामने ये रह गया था शक्तिशाली तालिस्मान। तेरी शक्तियाँ विचित्र नागराज, इसलिए तुझे ऐसे तिलिस्म में बांधना होगा जो तेरे साथ साथ तेरी शक्ति को भी बांध दे। हवा से ईंटों की बरसात होने लगी। अब तू ऐसे तिलिस्म में फंस गया है नागराज, जहाँ पर तेरी कोई भी शक्ति तेरे शरीर से बाहर नहीं निकल सकती। अब तुझे खत्म करना पिंजरे में बंद चूहे के मारने जैसा है। मेरी कोई शक्ति मेरी पुकार का जवाब नहीं दे रही है तो और मैं अपने शरीर तक अपने आप नहीं हिला पा रहा हूँ और मौत मुझसे कुछ ही इंच दूर है। और इसी के साथ अग्रज कॉमिक्स का अंत होता है। इसका अगला भाग नागराज का कहर कॉमिक्स के साथ हम जल्दी लौटेंगे। भाइयों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।